Hello everyone. In the last class we discussed rule of law. Rule of law क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था. So today in this class it will help you to understand the things better. हम लोग आज की क्लास में आर्टिकल 14 डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. Now, the first fundamental right which is assured to the people of India is the right to equality. Right to equality आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है. आर्टिकल 14 बताता है the idea of equality, equality before law, which is also expressed in the preamble. It lays down the general principles of equality before the law and prohibits unreasonable discrimination among the people. और जो उसके बाद आर्टिकल 15, 16, 17, 18 है वो हमें स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बताते हैं. आर्टिकल 14 में जो जनरल रूल दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन बताते हैं आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18. तो आर्टिकल 14 जनरल प्रिंसिपल है और आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उस जनरल प्रिंसिपल का. Now, Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. तो आर्टिकल 14 में दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट. ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है, कहता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, सब इक्वल हैं तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये डिमांड करता है इक्वल प्रोटेक्शन. ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का वो प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो डिमांड करता है इक्वल प्रोटेक्शन की, सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. आर्टिकल 14 में एक और चीज़ कहता है कि इसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. मतलब आर्टिकल 14 जो है वो सारे सिटीजन्स पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, प्लस वो नॉन सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि वहाँ पे एनी पर्सन लिखा है, एनी सिटीजन नहीं लिखा है. ठीक है, एनी पर्सन लिखा है मतलब ये जनरल रूल है इक्वालिटी का जो सब पे एप्लीकेबल है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, दिस इज़ एन इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट. ये एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सनस बिफोर द कोर्ट. कोर्ट के सामने एवरी वन इज़ इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. रूल ऑफ लॉ का एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था दैट एवरी ऑफिशियल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउन टू अ कांस्टेबल और क्लर्क इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन एज एनी अदर सिटीजन. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांस्टेबल हो, या कोई भी पोजीशन हो उसकी, अगर वो कोई एक्ट ऐसा कर रहा है जो कि लीगली जस्टिफाइड नहीं है तो उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जैसे कि और लोगों की होगी. ठीक, तो ये एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं रूल ऑफ लॉ वाले क्लास में. तो बेसिकली ये कहते हैं कि कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, एंड नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. लॉ जो है सबके लिए सेम है, चाहे फिर वो मास्टर हो चाहे सर्वेंट हो, सबके लिए लॉ सेम होगा. परफेक्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो लेडी जस्टिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं. लेडी जस्टिस वो हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड होती हैं. ठीक है, तो इट विल नॉट सी हु इज स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट, उनके सामने कौन खड़ा है वो वहाँ पे वो नहीं देखती हैं. इट्स जस्ट व्हाट मैटर इज इक्वालिटी. So this is what the concept of equality before law. Now the next concept is equal protection of laws. ये अमेरिकन लॉ कॉन्सेप्ट है. ये बोलता है कि ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड. मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज एक बहुत रिच इंसान है जो कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, और एक रिक्शा चलाने वाला इंसान है जो कि रोज़ के कुछ 100-200 रुपये कमाता है. तो सपोज़ दोनों ने, उस रिच इंसान ने भी एक मर्डर किया और दूसरी तरफ उस रिक्शा वाले ने भी एक मर्डर किया. तो ये लॉ कहता है कि दोनों को आप सिमिलरली ट्रीट करो, क्योंकि दोनों सिमिलर सिचुएशन में तो आप दोनों को सिमिलरली ट्रीट करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे लॉज को लेके. जो लॉ आप उस रिच इंसान पे एप्लीकेबल होंगे वही लॉज उस रिक्शा वाले पे भी एप्लीकेबल किए जाएंगे. ये नहीं है कि आप उसको रिच वाले को कम पनिशमेंट दो और रिक्शा वाले को ज़्यादा पनिशमेंट दो, ऐसा नहीं होगा. दोनों को आप सिमिलरली ट्रीट करोगे बिकॉज दे बोथ आर इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस. तो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे जो इंश्योर करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज.
बाय ब्रिंगिंग इन नेसेसरी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ताकि हर कोई इक्वल प्रोटेक्शन एंजॉय कर सके लॉज का, किसी को भी कोई प्रोटेक्शन डिनाई ना किया जाए। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू इक्वालिटी को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो जो ये प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट दो हर रेस्पेक्ट में, बट रादर इट मीन्स टू गिव देम द सेम ट्रीटमेंट इन दोज रेस्पेक्ट्स इन विच दे आर सिमिलर। जहाँ पे वो सेम सिचुएशन में है वहाँ पे आप सिमिलरली ट्रीट करो, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। और अगर वो डिफरेंटली सिचुएटेड है, मतलब वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उन लोगों की, तो आप डिफरेंटली उनको ट्रीट करो। ठीक है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली वाइल अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज एक 2 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है, तो दोनों की नीड्स डिफरेंट होंगी। 10 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा है और 2 साल का छोटा बच्चा हो गया। 10 साल के बच्चे को ज़्यादा खाना चाहिए और 2 साल के बच्चे को कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए होगा, बिकॉज वो छोटा है अभी। तो इस सिचुएशन में आपको दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों में डिस्क्रिमिनेट किया, रादर आपने दोनों बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपने उनको ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, इसे एक मतलब है, वो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो ईजिली। ना देयर आर सम एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि आर्टिकल 361 कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकते। आर्टिकल 361 में एक और चीज़ है दैट नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट आप कोई अरेस्ट का प्रोसेस या इम्प्रिजमेंट का प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 194 कहता है दैट स्टेट लेजिस्लेचर में अगर किसी मेंबर ने कोई वोट किया है या कोई स्टेटमेंट बोला है तो उस रिस्पेक्ट में वो लायबल नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में नहीं इनिशिएट होगी। ऐसे ही आर्टिकल 105 कहता है कि अगर पार्लियामेंट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई वोट किया है या कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसके अगेंस्ट में भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, वो लायबल नहीं होगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स दे आर इम्यून फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, उनको इम्यूनिटी मिली है फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है राइट टू इक्वालिटी के। आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 जो है वो प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 एक रूल पे बेस्ड है दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो सेम है, सेम ग्रुप के लोग हैं उनको आप सिमिलरली ट्रीट करो और जो डिफरेंट लोग हैं उनको आप डिफरेंटली ट्रीट करो। लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था 2 साल के बच्चे का, 10 साल के बच्चे का, तो उसमें हमने देखा कि हमने उनको डिफरेंट ट्रीट किया है बिकॉज 2 साल के बच्चे की नीड डिफरेंट है, 10 साल के बच्चे की नीड डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 साल के बच्चे को भी 10 साल के बच्चे के बराबर का ट्रीटमेंट देंगे तो वो तो अनफेयर हो जाएगा उसके लिए, बिकॉज उसकी नीड्स, उसके एक्सपेंसेस, उसका जो भी लेवल है अभी थोड़ा छोटा है, तो डिफरेंट लेवल है, तो उसको हमें डिफरेंटली ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, 2 स्टूडेंट्स हैं लॉ और बीटेक, हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। अगर हमने बीटेक वाले स्टूडेंट को भी लॉ वाले बच्चे का ही पेपर दे दिया, सेम पेपर, तो ये तो ऑब्वियस है कि बीटेक वाला स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा और उसके कम स्कोर आएंगे। तो यहाँ पे क्या ये फेयर होगा उसके साथ? तो ये बीटेक वाले स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। तो ज़रूरी क्या है कि हम दोनों बच्चों को अलग अलग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करें और बीटेक वाले को बीटेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया, यहाँ पे हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, बट हमने एक जस्ट और फेयर क्लासिफिकेशन किया दोनों के बीच में। हमने 2 ग्रुप्स लिए, हमने उनको डिवाइड किया है एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब्दुल रहमान वर्सेस पिंटो के केस में ये हेल्ड हुआ दैट वेरिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन ऑफन रिक्वायर सेपरेट ट्रीटमेंट। इन फैक्ट आइडेंटिकल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टेंसेज वुड अमाउंट टू इनइक्वालिटी। अब जो क्लासिफिकेशन हमने किया है इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जस्ट और फेयर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होगा? जब 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब एक इंटेलिजेंट रीज़न होना चाहिए विच डिस्टिंग्विश्ड पर्सन और थिंग्स विच आर ग्रुप टुगेदर फ्रॉम अदर्स लेफ्ट आउट। मतलब आपने जो डिस्टिंग्विश किया लॉ स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट के बीच में, तो आपने क्या रीज़न दिया, क्या आपका रीज़न है, आपने क्यों उसको डिस्टिंग्विश किया, अलग किया, वो होना चाहिए। एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए।
ठीक है। और सेकेंड, द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव बाय द एक्ट। और जो सेकेंड स्टेप ये है कि जो आपका डिफरेंशिया है, जो आपने रीज़न दिया है, आपका जो ऑब्जेक्ट आपको अचीव करना है उससे रैशनल नेक्सस होना चाहिए, मतलब एक रिलेशन होना चाहिए बिटवीन दी पर्पस एंड द रिजल्ट अचीव। आपका पर्पस क्या है और आपको क्या रिजल्ट अचीव करना है, आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की। इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में टाइम के साथ साथ बहुत चेंजेस हुए, एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। ईपी रॉयपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस पे आर्टिकल 14 को एक नया अप्रोच मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज करा जो कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, और एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया इक्वालिटी को। जस्टिस भगवती ने न्यू कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया। उन्होंने बोला, इक्वालिटी इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट with many aspects and dimensions and it cannot be cribbed, cabined and confined with traditional concept of equality। उन्होंने बोला कि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, प्रोग्रेस में रहता है, आप उसको कन्फाइन करके नहीं रख सकते। उन्होंने 3 वर्ड्स बोले, क्रिब्ड, केबिन्ड एंड कन्फाइंड। आप उसको कन्फाइन करके नहीं रख सकते हो ट्रेडिशनल कंसेप्ट के साथ, वो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। इस कॉन्सेप्ट को जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रीअफर्म किया। उन्होंने बोला, आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन एंड इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आर्टिकल 14 आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट होता है और वो फेयरनेस और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस आया। इस केस में भी सेम प्रिंसिपल को रिट्रेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम प्रिंसिपल को रिट्रेट किया। Article 14 allow reasonable classification and it strikes arbitrariness in state action and ensure fairness and equality of treatment. नाउ इन एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मीर्ज़ा, इस केस में इंडियन एयरलाइंस के कुछ रेगुलेशंस थे, जैसे कि एयर हॉस्टेस को अपनी सर्विस से रिटायर होना पड़ेगा अगर वो 35 ईयर्स की एज की हो जाती है, या फिर वो सर्विस के 4 साल के अंदर शादी कर लेती है, या फिर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो भी पहले हो जाए। तो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट टर्मिनेटिंग द सर्विसेज ऑफ एन एयर हॉस्टेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एज इट वॉज एन अनरीजनेबल ग्राउंड, and it held that this regulation violated Article 14 and such termination would not be valid। ठीक है, तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पे आप अगर सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये क्योंकि अनरीजनेबल ग्राउंड है, ये वॉलेटिव है आर्टिकल 14 के। देन कम्स DS नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्लासिफिकेशन किया गया बिटवीन दी पेंशनर्स हु रिटायर्ड बिफोर अ स्पेसिफिक डेट एंड दोज हु रिटायर्ड आफ्टर दैट डेट। एक स्पेसिफिक डेट चूज़ की, उससे पहले जो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जो रिटायर हो रहे हैं, उनके बीच में क्लासिफिकेशन किया गया। तो कोर्ट ने इस क्लासिफिकेशन को इरैशनल हेल्ड किया और बोला कि ये आर्बिट्री है, दस इट वॉज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड एज अ रिजल्ट वॉज सेट असाइड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। आर्टिकल 14 में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ अडॉप्टेड है, जो कहता है कि नो पर्सन कैन बी सेड टू बी अबव द लॉ एंड द लॉ इज सुप्रीम। आर्टिकल 14 का मेन पर्पस है टू रिमूव आर्बिट्रेरीनेस विच में एग्जिस्ट इन द स्टेट एक्शंस। अगर हम कंपेयर करें पिछले टाइम से आर्टिकल 14 को आज के प्रेजेंट टाइम में, तो इट हैज़ वाइडर स्कोप इन द प्रेजेंट टाइम। So, the scope of this article has been enlarged by various judicial pronouncements. So, this was all about Article 14. I will suggest कि आप लोग अपने नोट्स बनाते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हमने टॉपिक के साथ ही मेंशन करते जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए। मेकिंग नोट्स इन योर वर्ड्स विल हेल्प यू इन योर मेंस एग्जाम टू। एंड अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू सो मच।